अब हम वेव इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। वेव इक्वेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन, जो या तो टोटली मैग्नेटिक फील्ड से डिफाइन हो सकती है या टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन हो सकती है। प्रॉपर्टीज मैंने अभी अभी बताई है। प्रॉपर्टीज में जो भी मैंने एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक एक प्रॉपर्टी बताई है, उन सब के प्रूफ्स आगे जाकर मैं दूंगी डेरिवेशन से उसके, कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ से फॉर्म हुई है, कहाँ से इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। पर अभी हम बात कर लेते हैं वेव इक्वेशन की। वेव इक्वेशन जैसा मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल्स इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट हो सकता है। तो ये मेरी मैक्सवेल्स इक्वेशन है बेसिक टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए। मैग्नेटिक फील्ड की ये दो मैक्सवेल्स इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दो मैक्सवेल्स इक्वेशन, और कुछ कोरिलेशंस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो इन कोरिलेशंस को जब मैक्सवेल्स इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें वेव इक्वेशन मिलेगी, और वो वेव इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म की होगी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, उसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ओबे कर रहा होगा। तो अब हम वेव इक्वेशन एक के बाद एक डिफरेंट मीडियम्स जैसे फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक, लॉसी मीडियम, लॉसलेस मीडियम, कंडक्टर, किसी के लिए भी वेव प्रोपागेशन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्री स्पेस के लिए फाइंड आउट करती हूँ, और जैसे ही मैं फ्री स्पेस की बात करती हूँ तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो होगा वो एप्सिलॉन जीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, म्यू जो होगा वो म्यू जीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और इन इक्वेशंस को हम यूटिलाइज करेंगे। तो फ्री स्पेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रो वी इक्वल टू जीरो होता है, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो होता है, और जे भी जीरो होता है फ्री स्पेस के लिए। अब कर्ल ऑफ एच जो है वो, अगर मैं यहाँ पर जे को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ जीरो, और इन इक्वेशंस को नाम दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं डी की जगह सबसे पहले तो जे को जीरो कर देती हूँ फ्री स्पेस के लिए। तो फॉर फ्री स्पेस कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी हो जाएगा, और जैसे ही मैं डी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी एप्सिलॉन जीरो से, एप्सिलॉन जीरो ई से, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो डेल ई बाय डेल टी। ये मेरी इक्वेशन सपोज एर्थ हो चुकी है। सिमिलरली मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ कर्ल ऑफ ई, जो कि माइनस डेल बी बाय डेल टी है। बी की जगह मैं म्यू जीरो एच सब्स्टिट्यूट कर दूं तो डेल बी बाय डेल टी माइनस साइन के साथ जो एग्जिस्ट कर रहा है वो माइनस म्यू जीरो डेल एच बाय डेल टी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 9 बोल देती हूँ। हम इक्वेशन 3 और 4 को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि रो भी फ्री स्पेस के लिए जीरो है, और डाइवर्जेंस ऑफ डी जीरो मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ई भी जीरो हो जाएगा। अगर डी की जगह मैं एप्सिलॉन नहीं रखती हूँ तो वो भी जीरो हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वेशन नंबर 10 लिख रही हूँ फॉर फ्री स्पेस। ऐसी डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो है, एंड डाइवर्जेंस ऑफ एच भी जीरो हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ एच भी जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 11 हो जाएगी। अब इनके सब्स्टिट्यूशन से हमें वेव इक्वेशन मिल सकती है, पर एक ऑपरेशन हमें ये करना पड़ेगा कि टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 हमारी ये है, इसी का अगर हम कर्ल लेते हैं, कर्ल ऑफ ई एलएचएस का, तो हमें मिलेगा माइनस म्यू जीरो कर्ल ऑफ डेल एच बाय डेल टी, ये मिल जाएगा। जब हम एक्सपांड कर रहे हैं कर्ल ऑफ ई को, तो हमें मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो डेल बाय डेल टी कर्ल ऑफ एच। ये हमें सब्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। अगर इसे और एक्सपैंड करते हैं, यहाँ पर हम डाइवर्जेंस ऑफ ई को जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि अभी अभी हमें मिला है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ एच, ये मिल जाएगा। कर्ल ऑफ एच को भी मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, किस फॉर्मेट में? एप्सिलॉन जीरो डेल ई बाय डेल टी से। तो ये हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं माइनस म्यू जीरो डेल अपॉन डेल टी, एंड कर्ल ऑफ एच की जगह सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एप्सिलॉन जीरो
डेल ई अपॉन डेल टी। नेचुरली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये सब माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमें मिलने वाला है डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू जीरो डेल अपॉन डेल टी, या और कॉम्पैक्ट कर देती हूँ, एप्सिलॉन जीरो भी बाहर ले लेती हूँ, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ई, क्योंकि डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर हो जाएगा। और यही वेव इक्वेशन है जो कि अभी मैंने फ्री स्पेस के लिए फाइंड आउट किया है। अगर सेम सब्स्टिट्यूशंस हम मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में रखते हुए करें तो हमें वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो सेम ऐसी ही मिलेगी, पर डेल स्क्वायर एच बाय डेल टी स्क्वायर हो जाएगा और ई की जगह कंप्लीटली हमें एच मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी वेव इक्वेशन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। ये जो वेव इक्वेशंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मिली है, इसे अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सपांड करके लिखूं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल square e x. This is not y, this is all our x. So हो जाएगा डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई एक्स बाय डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। सिमिलरली y कॉम्पोनेंट के लिए डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर is equal to mu zero epsilon zero del square e y upon del t square हो जाएगा। And for the z component del square e z by del x square plus del square e z by del y square plus del square e z by del z square is equal to mu zero epsilon zero del square e z upon del t square। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमें किसी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो समझने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि सपोज इसमें से दो कंपोनेंट जीरो है, हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट से डील कर रहे हैं एंड लेट इट बी ई वाई, मतलब लेट ई एक्स एंड ई जेड आर जीरो, सिर्फ और सिर्फ E का Y कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या मिलेगा, डेल ई वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ई वाई बाय डेल टी स्क्वायर, ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब इसका जो ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फ्रिक्वेंटली मैथ्स में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को सॉल्व करनी पड़ती है कई बार, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मिलेगा हमें ऐसा कुछ, ई वाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स माइनस वी टी प्लस एफ टू एक्स प्लस वी टी, ये हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें x माइनस वी टी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला एनर्जी प्रोपागेशन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने वाला एनर्जी प्रोपागेशन है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, अगर एक पॉइंट पर डेल बी बाय डेल टी मुझे मिल रहा है तो स्पेस में मुझे बहुत जगह पे ई के वेरिएशंस मिलेंगे। तो सपोज ये वाला जो होगा वो x माइनस वी टी वाला फंक्शन मिलेगा, तो ये वाला मुझे मिलेगा x प्लस वी टी वाला। सोर्स जो ओरिजिन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की हो गई, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की भी हो सकती, या फिर यहाँ पे कोई सरफेस हमें मिली जिस पर ये वेव जाके स्ट्राइक हुई और वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो सेकेंड वेव जो हमें रिफ्लेक्टेड मिलेगी वो x प्लस वी टी टाइप की भी मिलेगी। तो डिपेंड्स कि हम किन हालातों में, किन सर्कमस्टांसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। तो
फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेव गई, एक सरफेस से स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्शन हुआ, तब भी x प्लस वी टी फॉर्म हो सकता है, या ये इस पॉइंट पर जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का जनरेशन हो सकता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का जनरेशन हो सकता है। पर जब ये वेव जनरेट हो रही है तो वेलोसिटी जो होगी 1/√μ वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल इसकी वेलोसिटी होगी प्रोपैगेशन की। और फंक्शंस जो होंगे F1 और F2 वो कोसाइनोसॉइडल टाइप के भी हो सकते हैं, तो आगे मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी। अब फाइनली अगर मैं E को डिफाइन करने जाती हूँ कि मेरे पास सिर्फ E जो है वो Y डायरेक्शन का है, X और Z का नहीं है, तो मैं फाइनल सॉल्यूशन मुझे E इज इक्वल टू ई वाई एक्स कॉमा टी, एंड ये किस डायरेक्शन का है, y डायरेक्शन का स्पेस में है, जो टाइम पर डिपेंडेंट है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर e की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, पर स्पेस में मुझे अलग अलग जगह पर ई वाई मिल सकता है, या इस डायरेक्शन में मुझे ई वाई मिल सकता है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस को, जनरेशन को हम समझ सकते हैं, और आगे जाके बहुत सारे एक्सप्रेशन से हमें डील करना है। ये पूरा फ्री स्पेस का डेरिवेशन था। अब मैं आपको गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए डेरिवेशन बता देती हूँ।